guys, my name is Tanuja Sharma. I am your chemistry teacher and welcome to CDS. देखिए बेटा जी, आज हम करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये वाला जो टॉपिक है ये थोड़ा बहुत आपके 9th-10th से रिलेट करता है। 9th-10th में आप बेसिक्स पढ़कर आए हो, हम उससे थोड़ा एक लेवल ऊपर लेकर जाएंगे बिकॉज आप भी तो एक लेवल ऊपर आ चुके हो 11th में, राइट? तो हम आगे जो होगा उसको डिस्कस करेंगे, बट मैं एक बार आपको 9th-10th का भी रिवाइज थोड़ा यहाँ पर करा दूंगी, ठीक है? तो उसको करने के बाद ही हम आगे 11th पर बढ़ेंगे। बेटा जी, सबसे पहले अगर आप लोगों को ये चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब टू द चैनल, और चलो हम शुरू कर रहे हैं वीडियो, ठीक है? देखो बेटा जी, मैंने कहा आज हम बहुत सारी चीजें इसमें डिस्कस करेंगे। एटॉमिक नंबर के बारे में सीखेंगे, मास नंबर, और बहुत सारी ऐसी टर्म्स जैसे आइसोटॉप्स हुआ, आइसोबार्स हुआ, आइसोडायफर्स हुआ, आइसोस्टर्स हुआ, आइसोटोन्स, आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स, ये क्या होती है? बिकॉज ये वाले टॉपिक से आप ये मानकर चलिए कि आपका सीबीएसई के अंदर तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है? सीबीएसई में तो मतलब आने ही है सवाल। और अगर मैं जेईई और नीट की बात करूं बेटा, तो यहां से एक क्वेश्चन आपका मेंस में आराम से लग जाता है, नीट में लग जाता है। एडवांस में इस वाले टॉपिक से सवाल नहीं पूछेगा, ठीक है? बट एडवांस देने के लिए आपको मेंस पहले क्लियर करना पड़ेगा। आते हैं वापस टॉपिक पर। देखिए बेटा जी, जो एटॉमिक नंबर होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से, और जो मास नंबर होता है इसको रिप्रेजेंट करते हैं A से। अब मुझे एक बात बताइएगा, हमने रदरफोर्ड की थ्योरी पढ़ ली, ड्रॉबैक्स पढ़ लिए। अब आप एक बात बताओ, उन्होंने क्या बोला था, किसके बारे में डिस्कवरी की थी? न्यूक्लियस के बारे में, राइट? रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से किसके बारे में पता चला था? हाँ, बिल्कुल सही, न्यूक्लियस के बारे में पता चला था। अब बेटा जी, उन्होंने क्या बोला कि भाई न्यूक्लियस के अंदर कौन है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। यानी कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो कंसेंट्रेटेड पार्ट है छोटा सा, इसमें क्या है बेटा जी? प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं बेटा जी? रिवॉल्व कर रहे हैं। ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं जैसे सन के अराउंड हमारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है? कि सन जो हो गया वो हो गया न्यूक्लियस, और जितने भी प्लैनेट्स हो गए, जैसे कि सबसे पहला कौन सा है? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है? ये क्या हो गए? हमारे सारे इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा मान के चल रहे हैं, ठीक है? कंपैरिजन कर सकते हो आप सोलर सिस्टम से और इसका। आगे आते बेटा जी, तो यहां पर मैं ये कह सकती हूँ कि जितना भी मेरा मास होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम होता है, ठीक है? तो जितना भी मास कंसंट्रेटेड होगा वो कहाँ होगा? सेंटर पॉइंट पर होगा, ठीक है? तो बेटा जी, जब भी हम एटॉमिक मास को कैलकुलेट करते हैं तो मास इज द सम ऑफ द प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास का क्या होता है? सम होता है, ठीक है? अब बेटा जी, हमने इसके मास के बारे में लेक्चर 1 में देख लिया था, इनके चार्जेस के बारे में लेक्चर 1 में देख लिया था, राइट? बट यहाँ पर हम जो है एटॉमिक मास यूनिट में जब लेते हैं इसको, तो हम 1 के बराबर ले सकते हैं। मान लीजिए अगर 8 प्रोटॉन है तो आप 8 ले सकते हो, ठीक है? प्रोटॉन का मास। अगर 8 न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन का मास 8 ले सकते हो, ठीक है? कि आपको दोनों में 1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? आप ऐसे ले सकते हो। मान लीजिए 16 प्रोटॉन है तो आप 16 ले सकते हो, प्रोटॉन का मास टोटल। 16 न्यूट्रॉन है तो 16 न्यूट्रॉन ले सकते हो। क्लियर? इतनी बात समझ में आती? चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा बेटा, अब ये क्या है? एटॉमिक नंबर। अब मैं आपको कुछ बताती हूँ जो आप पहले भी पढ़कर आए हो, ठीक है? बेटा जी, Z बराबर होता है P बराबर E, ठीक है? इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो एटॉमिक नंबर होगा वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा, एंड दैट वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है? इसके बराबर होगा अगर आपका जो एटम है वो न्यूट्रल है, यानी कि फॉर न्यूट्रल एटम, अगर कोई भी एटम न्यूट्रल है तो ये वैलिड होगा हमेशा, ठीक है? अब मान लीजिए मैंने कहा आपसे, और एक और चीज, रिप्रेजेंटेशन जो होता है एटम का, रिप्रेजेंटेशन होगा Z, और यहाँ पर बेटा जी मान लीजिए कुछ भी है, यहाँ पर एटॉमिक नंबर लिखेंगे, और आपको किसी का भी लिखना है, जैसे मान लीजिए क्लोरीन का लिखना है, ऊपर जो होगा वो इसका मास नंबर होगा, ठीक है? यहाँ पर उसका रिप्रेजेंटेशन साइन कुछ भी हो सकता है, XYZ कुछ भी, ठीक है? तो यहाँ एटॉमिक नंबर हो गया, यहाँ एटॉमिक मास हुआ, और यहाँ क्या होगी बेटा जी? मेरा एटॉमिक नंबर हुआ। क्लियर? ये मेरे रिप्रेजेंटेशन है। अब मान लीजिए मैंने लिखा क्लोरीन 35, ठीक है? और यहाँ हो गया 70,
तो मेरा एटॉमिक नंबर कितना है 17 और एटॉमिक मास कितना है 35। मान लीजिए मैंने लिखा ऑक्सीजन 8 और यहाँ 16, तो ये कितना हो गया बेटा जी 8 मेरा क्या हो गया नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर और 16 कितना हो गया मेरा मास नंबर। अच्छा अब यहां से देखकर बताइएगा, क्योंकि ये न्यूट्रल एटम है तो यानी कि मैं ये नीचे वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ, यानी कि जो 8 होगा, ये जो 8 है ये Z जो है मेरा एटॉमिक नंबर 8, यही क्या होगा बेटा मेरा प्रोटॉन का नंबर भी होगा और यही क्या होगा मेरा इलेक्ट्रॉन का नंबर भी होगा। बोलिए सही बात है बेटा जी, 8 प्रोटॉन हो गए और 8 ही इलेक्ट्रॉन हो गए। अब मैं अगर आपसे इसी के अंदर न्यूट्रॉन पूछूं, अगर मैं आपसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछ लूं तो आप कैसे निकालेंगे? बोलिए कैसे निकालेंगे? आप बोलेंगे A बराबर होता है P प्लस N, राइट। अच्छा तो मास नंबर कितना है 16 और प्रोटॉन कितने हैं बेटा जी? प्रोटॉन कितने मेरे 8 हैं, तो न्यूट्रॉन कितने हो गए मेरे 8 हो गए। अभी मैं बच्चों जैसे करके दिखा रही हूँ, बिल्कुल फिर बाद में नहीं करेंगे, ठीक है? क्लियर? समझ में आ गई इतनी बात? क्या सीखा हमने? सबसे पहले नोटेशन सीखी एटम की, कैसे नोटेशन होती है, यहाँ हमेशा नंबर, वहां ऊपर हमेशा मास, ठीक है? सर पर मास और नीचे नंबर, ओके। मास जो होगा वो सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होगा, ये हमेशा न्यूट्रल एटम के लिए है। देखो बेटा जी ये तो हमेशा होगा, अगर मान लीजिए कोई आयन है ना, आयन होगा तो क्या होगा ये भी लिख देती हूँ मैं। मान लीजिए कोई आयन है, मुझे नहीं पता नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो उसमें Z बराबर P तो होगा बट दैट वुड नॉट बी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है प्रोटॉन जो है ना वो न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर चेंज करना इतना इजी नहीं है ना? न्यूक्लियस बहुत अंदर है बेटा, समझ लो न्यूक्लियस बहुत अंदर है, एटम के बहुत अंदर न्यूक्लियस है। एग्जांपल दिया था मैंने, पूरा स्टेडियम ले लो, स्टेडियम क्या हो गया मेरा पूरा एटम हो गया, और बीच में एक टेनिस बॉल रख दो छोटी सी, वो क्या हो गया न्यूक्लियस हो गया। अब समझिएगा बेटा जी, जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत पावरफुल होता है, बहुत पावरफुल, यानी प्रोटॉन निकालना ऐसे समझिए बेटा जी, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क कि हम प्रोटॉन निकाल पाए, वेरी डिफिकल्ट टास्क, ठीक है? क्योंकि अभी बताते हो थोड़ा सा बेटा को सुनना, ध्यान से सुनना बेटा जी। अच्छा सबने मार्वल मूवीज तो है कि मार्वल स्टूडियोज, ठीक है, की मूवीज थी, जैसे एवेंजर्स सीरीज है पूरी देखी होगी, सुपरमैन और स्पाइडरमैन, ठीक है? तो इसमें हल्क की बात कर लेते हैं, ठीक है? गामा रेज है ना, गामा रेज पढ़ते वो हल्क बन जाते हैं। यहां समझिए बेटा जी, ये जो अल्फा बीटा गामा रेज होती है ना, ये कहां से निकलती है? ये न्यूक्लियस से निकलती है। अल्फा बीटा गामा रेज आर इमिटेड फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक है? और इसीलिए एवेंजर्स में आयरन मैन की डेथ हो गई थी, है ना? उसने भाई जो सब थे वो उनके ऊपर गामा रेज नहीं पड़ी थी, लेकिन आयरन मैन तो सिंपली मतलब इलेक्ट्रिक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो बहुत अच्छा टोनी स्टार्क ने किया हुआ है, लेकिन ये जो बच्चे मार्वल नहीं देखा हुआ ना वो सोचे भाई क्या बता रही है मैम। सिंपल सी चीज समझना कि अल्फा बीटा गामा रेज न्यूक्लियस से निकलती है एंड दे आर डैम पावरफुल, बहुत पावरफुल होती है बेटा जी, अगर हमारे ऊपर डाल दी जाए तो खत्म, ठीक है? लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन आ जाए तो थोड़ा शॉक लगेगा, रिकवर हो जाएंगे, बट अल्फा बीटा गामा रेज से रिकवर नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हो बेटा जी? क्योंकि वो पेनिट्रेट करके बिल्कुल एटम के अंदर से, जो बिल्कुल अंदर होगा दैट इज वेरी वेरी पावरफुल, बहुत पावरफुल होगा, ठीक है बच्चा? चलो आगे चलते हैं, और भी बताऊंगी मैं ऐसे फैक्ट्स के बारे में। देखो ये हो गया, अब मान लो ये हो गया, ये मैंने लिख दिया आयन की इक्वल, ये मैंने बता दिया तुमको। सपोज मुझे कार्बन के लिए निकालना है, तो मैं सब कुछ निकालूंगी अब कार्बन के लिए, ठीक है? देखिएगा, देखो बेटा, अगर मान लीजिए मैंने लिखा कार्बन 612, इसका अगर मैं Z ये बोल दूं तो ये क्या है एटॉमिक नंबर, ये क्या है एटॉमिक मास, तो Z बराबर कितना होगा 6। अब मुझे पता है क्योंकि ये न्यूट्रल एटम है तो प्रोटॉन भी 6 होंगे और इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे, ठीक है? मास नंबर 12 है, तो 12 में से आप सीधा माइनस कर दो बेटा जी, या पूरा लिखूं देख लो यार, P प्लस N, ये हो गया 6, ये हो गया 12, न्यूट्रॉन कितने आ गए बेटा जी बोलो? 6 आ गए, क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। मान लीजिए आपका होता C613 होता, ठीक है? मान लीजिए एक बार को C613 होता,
तो बेटा जी Z बराबर तो मेरा 6 ही रहता, प्रोटॉन बराबर मेरा 6 ही रहता, ठीक है, बट मास में चेंज हुआ है और इलेक्ट्रॉन बराबर 6 ही रहता है ना, क्योंकि आयन क्या है, आयन नहीं है, न्यूट्रल है। तो मुझे एक बात बताओ, A बराबर होता है P प्लस N, तो न्यूट्रॉन बराबर कितना होता है? आप सीधे माइनस करके निकाल दो यार, कितना होता है? 7 हो गया। न्यूट्रॉन क्या आ गया बेटा जी? डिफरेंट आ गए, है ना। अच्छा मान लीजिए मैंने लिख दिया C40, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा जी, आप सीधे पूछो आपसे तो Z बराबर P बराबर E, यानी कि ये सारे कितने हो गए? 6 हो गए, ठीक है। अच्छा ये हो गए इतना। अब मुझे न्यूट्रॉन अगर मैं आपसे पूछूं तो सीधा इसमें से माइनस कर दो, कितना होगा बेटा जी? 8 हो गया। हुआ कि नहीं? क्लियर हो रही है बात? हाँ, कुछ तो गड़बड़ है मैम, ये कार्बन ये क्या 12 13 14 ये क्या है? बताती हूँ बेटा जी। ये जो है अगर मास नंबर चेंज हो तो इसको बोलते हैं हम आइसोटोप्स, ठीक है। अगर एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है तो दे आर नोन एज आइसोटोप्स। आइसोटोप का मतलब क्या है समझिएगा, मतलब है सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर सेम होगा बट डिफरेंट एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होगा बेटा जी? डिफरेंट होगा। क्लियर? इतनी बात समझ में आती है? अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक है, चेंज हो गया। अब बेटा जी ये हो गए हमारे, इन्हीं को बोलते हैं आइसोटोप। अब मुझे अच्छा ये बताना, अगर मैं आपसे एग्जांपल पूछूं कि भाई डिटरमाइन करके बताइए, मैंने आपसे सवाल पूछा कि 1H1 1H2 और 1H3 ये तीनों क्या होंगे? क्या होंगे सोचो। 1 1 1 है लेकिन ये डिफरेंट है, ठीक है। जब ऊपर से डिफरेंट हो जाए क्या होता है बेटा जी? आइसोटोप। यानी ये भी क्या है बेटा जी? एक दूसरे के आइसोटोप हैं बेटा जी। इसको बोलते हैं हम प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, इसको बोलते हैं ट्रिटियम। इसको आप डोंट वरी, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, क्लास 11th में ही पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है, हाइड्रोजन चैप्टर में। अच्छा आगे मूव करते हैं बेटा जी। आइसोटोप मैंने आपको बता दिए और मैंने बातों बातों में ये भी निकालना आपको सिखा दिया। मैं एक और चीज यहाँ पर सिखाऊंगी बेटा जी कि मान लीजिए सवालों में ही सिखा देंगे उसको ना क्वेश्चंस के थ्रू ही सिखा देंगे। आई होप आप इसको अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे बेटा जी, बनाते चलना, इट्स फॉर योर ओन बेनिफिट बेटा जी, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, लास्ट में आपके पास कुछ पता ही नहीं होगा कहां से पढ़ना है। ओके अच्छा बेटा, अब मैं आपसे एक और चीज यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूंगी, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर मैं आइसोटॉप का E/M रेशियो पूछूं तो क्या ये सबके लिए सेम होगा या डिफरेंट होगा? बोलिए। अगर आइसोटॉप का क्या पूछा जाए E/M रेशियो, यानी कि ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन तो सब में सेम होंगे लेकिन क्या है, मास तो डिफरेंट है। भाई बोलो यार, मास तो सबका डिफरेंट होगा तो E/M रेशियो वुड नॉट बी सेम, ठीक है, वुड बी डिफरेंट। ये पूछा हुआ है बेटा जी, वुड बी डिफरेंट। क्या होगा? डिफरेंट होगा, ठीक है, वुड बी डिफरेंट फॉर आइसोटोप। ओके क्लियर? अच्छा बेटा, वैसे तो हमने ये ऑलरेडी सीखा हुआ है बट मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करा देती हूँ। क्या होता है बेटा जी, ये ना इस आइसोटोप के बारे में थोड़ा और बता दें बेटा जी। ये जो आइसोटोप्स हैं, ये जो मैंने तीनों लिखे हैं, ये जो होता है सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। मान लीजिए कार्बन है, बहुत सारा कार्बन है तो कार्बन में सबसे ज्यादा अमाउंट में ये होगा। अब बेटा जी ये वाला जो कार्बन है, मतलब ये एक ही जगह पर थोड़ा अमाउंट किसी का होता है, थोड़ा इसका होता है, थोड़ा इसका होता है। मान लीजिए कि अबंडेंस की अगर बात की जाए तो इसका सबसे ज्यादा होगा, फिर ये कम, फिर ये सबसे कम। बेटा जी जो ये C14 होता है, इसी से हम कार्बन डेटिंग करते हैं। कार्बन डेटिंग का मतलब होता है, जैसे आपने सुना होगा कि 2000 साल पुराना स्केलेटन मिला है, तो हमें कैसे पता 2000 साल पुराना है? कैसे किया? कार्बन डेटिंग करके, ठीक है, रॉक डेटिंग करके, रॉक डेटिंग करते हैं। तो उसमें जो है बेटा जी हम इसी का कंटेंट चेक करते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी चीज डिके होती है, वो ना क्लास 12 में अच्छे से पढ़ोगे कोई भी चीज डिके होती है तो इसका अमाउंट जो होता है बेटा जी वो डिक्रीज होने लगता है। तो हम उसके अमाउंट से पता लगा लेते हैं कि अच्छा ये नॉर्मल है, इतना डिक्रीज हुआ है तो इसकी क्या एज रही होगी। क्लियर बेटा जी? अच्छा अब बेटा
आपने देखा होगा जो कार्बन का मास होता है हम ले लेते हैं कि 12 है, लेकिन एग्जैक्ट 12 नहीं होता, 12 से थोड़ा ज्यादा होता है। इसका रीजन है इसके आइसोटोप का होना। ये सबसे ज्यादा मात्रा में है, सबसे ज्यादा अमाउंट में है, तो हम 12 ले लेते हैं, लेकिन 13 और 14 भी तो है, इसकी वजह से एग्जैक्ट 12 नहीं आता, 12 से ज्यादा आता है। क्लियर? तो जब भी आइसोटोप्स प्रेजेंट होंगे बेटा जी, तो जो मास होगा वो एग्जैक्ट नहीं होगा, क्योंकि सबका कुछ ना कुछ अबंडेंस है, राइट? अब समझिए, इस कंडीशन पर हम क्या करते हैं बेटा जी, इसका जो भी अबंडेंस गिवन होगा, मान लीजिए इसका अबंडेंस है x1, इसका है x2, इसका है x3, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनका एवरेज एटॉमिक वेट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एवरेज एटॉमिक वेट, ठीक है। तो अबंडेंस को आप क्या करेंगे, इसमें मास में मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मैं लिख देती हूँ यहाँ पर एटॉमिक, आप लिख लेंगे, वैसे आपने ऑलरेडी निकाला भी होगा, बट मुझे क्वेश्चंस कराने हैं, जो इससे नेक्स्ट लेक्चर होगा बेटा जी, उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे इसी से रिलेटेड, देखिएगा। तो अगर मान लीजिए मुझे एवरेज, क्योंकि अभी तो एवरेज ही निकलेगा ना, 3 है तो एवरेज ही निकलेगा, एटॉमिक वेट निकालना है, तो क्या होगा, मास नंबर मल्टीप्लाई इसका अबंडेंस, यानी कि 12x1 मास नंबर मल्टीप्लाई इसका अबंडेंस, ठीक है। मैं ऐसे लिख देती हूँ, मास नंबर मल्टीप्लाई अबंडेंस, ठीक है, प्लस मास नंबर 2 मल्टीप्लाई अबंडेंस 2, ठीक है, प्लस मास नंबर 3 मल्टीप्लाई अबंडेंस 3, जितने भी है सो ऑन, ठीक है, 1000 क्यों ना यही करेंगे, जैसे होंगे 1000 कभी, टोटल अबंडेंस, ठीक है, टोटल अबंडेंस वो हमेशा क्या आएगी बेटा जी, 100 ही आएगी। क्लियर? डन? समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। ये मैंने आपको किसके बारे में बता दिया, आइसोटोप के बारे में बता दिया। अब बढ़ते हैं बेटा जी हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, विच इज आइसोबार, ठीक है, आइसोबार, आइसोटोप के बारे में अच्छे से पढ़ लिया हमने, आइसोबार हेडिंग डाल देंगे। ओके, आइसोबार क्या है, देखो यहां से ना थोड़ी चीज समझ सकते हो आप। बार जो होता है बेटा जी, ये प्रेशर की यूनिट होती है, ठीक है, बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो मैं किसके बारे में बोलने वाली हूँ भाई, आइसो बार के बारे में। तो बेटा जी आइसोबार में क्या होगा कि कोई भी वो एटम जिसमें जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, वो तो क्या हो जाए बेटा जी, डिफरेंट, लेकिन मास नंबर सेम हो जाए, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो समझ रहे हो यहाँ पर एटम क्या होगा, हमेशा डिफरेंट होगा, राइट। एटॉमिक नंबर डिफरेंट हुआ तो एटम भी हमेशा क्या होगा, डिफरेंट हुआ, यानी कि आइसोबार में हमेशा क्या होंगे बेटा जी, मार्कर चेंज कर लें, आइसोबार में हमेशा क्या होगा, कहां गया ये, आइसोबार में हमेशा क्या होगा, डिफरेंट एटम होगा, सेम एटम में कभी नहीं होगा, ठीक है, डिफरेंट एटम में होगा। अब बार यूनिट होती है प्रेशर की, प्रेशर कहां से लगता है, ऊपर से, तो आपको ये याद रखना है आइसो माने सेम, ठीक है, कि कोई भी, मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा नाइट्रोजन का 14, ठीक है, आपको पता है कि मैंने कार्बन 14 के बारे में भी पढ़ाया था आपको, 14 के बारे में, ये हो गया इतना। अब आप मुझे खुद बताओ यार कि ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, है ना, और ये क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, यानी कि ये हमेशा किसमें होगा बेटा जी, डिफरेंट एटम्स में। और मैं यहां लिख सकती हूँ सेम मास नंबर सेम है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर क्या है बेटा जी, डिफरेंट है, क्लियर। तो ये क्या हो गया हमारा आइसोबार हो गया। बोलिए समझ में आया, आइसोटोप समझ में आया, आइसोबार समझ में आया। सवाल अभी इससे अगली वीडियो में आएंगे तो आपको पता चलेगा बेटा जी, क्वेश्चन डायरेक्टली ये पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज अ आइसोटोप, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज अ आइसोबार। तो हम इसी तरह का एक और पढ़ते हैं, which is known as आइसोटोन्स। नाम से पता चल रहा है भाई, आइसो माने सेम, और टोन्स किसका लग रहा है, कुछ ऐसा न्यूट्रॉन्स जैसा नहीं लग रहा है ना। तो बेटा जी ये क्या होगा, जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, यानी कि न्यूट्रॉन्स क्या बेटा जी बराबर है, ठीक है। अच्छा मान लीजिए मैंने लिखा ये 39, अभी न्यूट्रॉन निकालना सिखाया था मैंने तुम्हें, तो अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगी। 20 40 न्यूट्रॉन निकालने तो क्या करो, सीधा इसमें से इसे माइनस कर दो,
ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दो यार। यही तो होता है, ए बराबर क्या होता है, बी प्लस एन। तुम्हें भी ना सब कुछ सब एस मतलब दोबारा भी बताना पड़ रहा है मुझे। देखो ये हो गया 39, ये निकालना है यार, प्रोटॉन पता है तुमको 19, क्या करोगे, माइनस करोगे कि नहीं करोगे, तभी तो आएगा यार। अब बताओ न्यूट्रॉन कितने हैं, इसमें से माइनस करके कितना आया बेटा जी न्यूट्रॉन, 10 आया कि नहीं, ओ 10 नहीं 20, ठीक है। और यहाँ कितना आया बेटा जी 20 आया कि नहीं। अब देखो ये क्या हो गया, आइसोटोन्स हो गया। अब आइसोटोन भी शक्ल ही बदल रही है, डिफरेंट एटम होगा हमेशा, यानी आइसोटोप ही है एक ऐसा जो जिसमें सेम एटम में क्या होते हैं बेटा जी, जो अबंडेंस है वो डिफरेंट होने की वजह से आइसोटोप बनता है। क्लियर बेटा जी, अबंडेंस और मास नंबर डिफरेंट होने की वजह से, ठीक है। बाकी तो देखो ये भी डिफरेंट एटम में होगा, ये भी हमेशा आइसोटोन डिफरेंट एटम में होगा, है ना। क्लियर बच्चा, चलो देखते हैं अब आगे। आइसोटोन सेम में हो सकता है, नहीं आइसोटोन सेम में नहीं हो सकता। क्लियर। अच्छा बेटा अब आगे चलते हैं। एक आएगा आपके पेपर में आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इसको हटा देते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक नाम से पता चल रहा है क्या है भाई, बोल दो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो होता है बेटा जी, ये होता है आपका क्या, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सॉरी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सेम है। अब यहां पर बता देती हूँ सवाल के जरिए। मान लीजिए मैंने लिख दिया N3 माइनस, ठीक है, और हाँ F फ्लोरीन माइनस, O2 माइनस, ठीक है, O2 माइनस और F माइनस, मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब बेटा जी आपको पता है नाइट्रोजन में कितने होते हैं, 7 होते हैं। अब अगर माइनस लगाए किसी के ऊपर तो इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किए गए हैं, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन आए हैं। माइनस माने लेना, केमिस्ट्री के अंदर माइनस माने लेना, प्लस माने देना, ठीक है, माइनस माने लेना, प्लस माने देना। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए, सर पे लेके घूम रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, यानी 7 तो इसके पास पहले से थे, 3 इसने और ले लिए, तो कितने हो गए बेटा जी, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहां आते हैं, इसके पास 8 पहले से थे, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो कितने हो गए बेटा जी, 10 इलेक्ट्रॉन। 9 पहले से थे और 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा भी यहां बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास है ये Na प्लस, Mg+2 और एल्यूमिनियम +3, ठीक है। अच्छा मुझे यहां बताओ Na प्लस यानी कि 11 थे, 11 होते बेटा जी, इसका 12 होता है, इसका 13 होता है, इसका 9 8 7, ठीक है। भूल गए होंगे ना अब तक तो तुम, 9th सब बुला दिया तुमने, तो प्लस माने देना, ठीक है। तो 11 में से 1 इलेक्ट्रॉन गया तो कितने बचे, 10 बचे ना। 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन गए तो कितने बचे, 10, और 13 में से 3 इलेक्ट्रॉन गए तो बचे 10। बोलो क्लियर, बताओ इतनी बात समझ में आती है, अच्छे से समझ में आती है, ठीक, क्लियर, क्लियर ना, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा बेटा जी तो हमने इस वाले लेक्चर में क्या सीख लिया, एटॉमिक मास सीख लिया, ठीक है, एटॉमिक नंबर सीख लिया, और हमने क्या सीख लिया, आइसोबार, आइसोटोन्स, और क्या सीखा था, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सबकी डेफिनेशंस हमने सीख ली। अब बेटा जी हम इससे अगला लेक्चर जो होगा इसके अंदर इससे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे कि आपके क्वेश्चंस एग्जाम में किस तरीके से आते हैं, कॉम्पिटिटिव एज वेल एज सीबीएसई, ठीक है, कि बेटा जी आपका फाउंडेशन जितना स्ट्रांग होगा बिल्डिंग उतनी अच्छी बनेगी। ओके तो चलिए बेटा, अगर आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तभी लाइक करना, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मैं मिलूंगी अब आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और बहुत बहुत सारा खुश रहिए। बाय।